नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। गोपालपुर विधानसभा के विधायक व पूर्व मंत्री नफीस अहमद का जनसंपर्क अब तेज हो गया है। सपा की सरकार बनाने की लोगों से अपील कर रहे हैं। विधायक आज गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा खुलौर में जनसंपर्क कर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त किया एवं समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकास के लिए इस बार अखिलेश सरकार आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिला इकाई के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए संकल्पित हुए। उन्होंने कहा कि विधानसभा गोपालपुर में पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त योगेंद्र यादव को पार्टी की सदस्यता व 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है। जालौन जिले में कोच माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कोच नगर संगठन द्वारा एवं युवा फ्रंटल संगठन द्वारा कोच नगर में घर घर जाकर जनसंपर्क किया गया, जो डोर टू डोर जनसंपर्क हुआ और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी राघवेंद्र भैया का विजय होने का लोगों से आशीर्वाद मांगा और कहा कि इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए आप लोग अपना समर्थन दें। यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं। खबर आपको आजमगढ़ के तरौलिया से दिखा रहे हैं, जहाँ पर तेजापुर गांव निवासी राजेश गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण साहब का कच्चा मकान, जिसमें राजेश मेहनत मजदूरी कर अपने बीवी बच्चों संग गुजर बसर करता था। 3 फरवरी को आए तेज बारिश चक्रवात ने उसका आशियाना उजाड़ कर फेंक दिया, जिससे गरीब परिवार को रहने के लिए बस तिरपाल का ही सहारा बना हुआ है। बीवी संग 2 बच्चों को लेकर ठेले पर पुलिया बेचने वाला राजेश गुप्ता खुले आसमान के नीचे रहने को विवश है। छोटे से घर के अंदर रखा गृहस्थ का सामान भी नष्ट हो गया है। तेज बारिश और चक्रवात ने टीन शेड को उड़ाकर बाहर फेंक दिया और पीड़ित ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है कि मौके पर तेजापुर के ग्राम प्रधान पहुंचे तथा ग्राम सचिव और राजस्व निरीक्षक को बुलाकर मौके पर दिखाया गया, लेकिन अभी तक पीड़ित को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। पीड़ित राजेश गुप्ता का आरोप है कि आवास के लिए कई बार आवेदन किया गया था, लेकिन अभी तक उसे आवास नहीं मिला है। ऐसे में कच्चे मकान में रहता है, जो बहुत छोटा है, जिसे 3 फरवरी को आए आंधी तूफान ने उजाड़ कर रख दिया है। पीड़ित के अनुसार घर गृहस्थी के लाखों रुपए के सामान का नुकसान हुआ है, कुछ बचा ही नहीं। पीड़ित के पास एक लड़का और एक लड़की है, जिसे लेकर तिरपाल के सहारे गुजर बसर कर रहा है, जिससे शासन द्वारा अभी तक कोई भी राहत नहीं पहुंचाई गई है। आइए सुनवाते हैं कि पीड़ित राजेश गुप्ता ने क्या कुछ कहा। भैया आपका राजेश गुप्ता। ये कैसे क्या हुआ इसके बारे में बताइए। 3 तारीख को आंधी आई थी रात में और सब मकान गिर गया। हम लोग पन्नी डाल के रह रहे हैं। प्रधान आए थे, राजेश प्रधान तेजापुर के, और सेक्रेटरी और लेखपाल भी आए थे, देख के गए और कोई कुछ कहे नहीं इसके बारे में। आप अपना जीवन कैसे काट रहे थे ठंडी में? साहब पल्ली डाल के रह रहे हैं और पैसा नहीं है कि बनवाएं और किसी तरह जीवन यापन हो रहा है। बरसात शीत से पल्ली डाल के रह रहे हैं। तो आप ऐसे टूटे हुए घर में अपना जीवन कैसे काट रहे हैं? क्या दिक्कत तो बहुत होती होगी। जी, और कोई आश्वासन नहीं दिए कि पैसा या कोई मने बनेगा आवास सुविधा, कुछ नहीं, केवल लिख के ले गए। आप क्या मांग करते हैं? तो सरकार से मांग करना चाहते हैं? जी, आवास की सुविधा और कुछ मौके पे अगर पैसा मिल जाए अपना ईंटा। अभी तक आपको आवास मिला था? नहीं, कभी नहीं। आवास का फार्म भरे थे कि नहीं भरे थे? जी भरे थे, मगर कुछ नहीं मिला। प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कुछ तो बोल के गए होंगे। कुछ नहीं बोले, कहीं आएगा तब मिलेगा। खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर निषाद भाजपा गठबंधन द्वारा विधानसभा में बूथ कमेटी तथा कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया था। आपको बता देंगे, तरौलिया स्थित मनोज मैरिज हॉल में निषाद पार्टी भाजपा गठबंधन की संयुक्त बूथ कमेटी एवं कार्यकर्ताओं संग बैठक की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद तथा विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय रहे। कार्यकर्ता बैठक के दौरान सर्वप्रथम भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया एवं तत्पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि रविंद्र मणि निषाद ने कहा कि आज मैं तरौलिया की धरती पर चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, बल्कि यहां एक इतिहास रचने के लिए आया हूं। 70 साल के इतिहास में जो कुछ निषाद समाज के लोगों ने अत्याचार सहा है, उसका बदला लेने आया हूं। हम अकेले
जल क्षत्रिय नहीं है, बल्कि भाजपा गठबंधन थल क्षत्रिय के रूप में आज हमारे साथ है। बदलाव की हवा चल चुकी है और पिछड़ों के नाम पर जातियों के वोट ने नाम का प्रयोग किया है। हम यहाँ से विधायक नई सरकार बनाने के लिए आए। 7 मार्च का दिन बदलाव का होगा और यहाँ हर एक कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने आप को प्रशांत सिंह समझकर लोगों से वोट मांगेगा। आइए सुनाते हैं मुख्य अतिथि निषाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र मणि निषाद व विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय ने क्या कुछ कहा। भाजपा गठबंधन के साथ निषाद पार्टी को अतरौली विधानसभा सीट मिली है। आज आप यहाँ ये बैठक की है, इसके बारे में आप सम्मानित मीडिया के साथी हैं। आप सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निषाद पार्टी के अपने प्रदेश के अध्यक्ष रविंद्र मणि जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं कि जो आए हैं आज भाजपा और गठबंधन एनडीए गठबंधन की जो सरकार चल रही है। और रही बात जो अतरौलिया की आप कर रहे हैं, अभी संजय जी ने रविंद्र जी ने बहुत साफगोई से कहा है। आज जो सपा और बसपा के लोग हैं चुनाव मैदान में, उनके पास एक जाति विशेष केवल है और एनडीए गठबंधन के साथ आज पूरा पिछड़ा समाज, अगड़ा समाज, सर्व समाज आज खड़ा है। इस उत्तर प्रदेश में पुनः योगी जी को लाने के लिए। और रही निषाद पार्टी की बात, तो हमेशा निषाद और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का संबंध रहा है। तो हम राम को लाए हैं और ये हमको लाएंगे, ये इनका नारा है। तो अतरौलिया में जो परिवर्तन की बयार बहेगी, जो यहाँ 35 साल से एक ही परिवार का शासन चल रहा है, जो गुंडागर्दी और माफिया और भ्रष्टाचार का यहाँ अतरौलिया में राज चला है, जो शोषित वंचित पिछड़ों का हक दबाया गया है इस अतरौलिया में, वो शोषित वंचित दलित दबे कुचले लोग आज अब अतरौलिया में अपना हक लेने के लिए तैयार हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो गठबंधन है और हमारे गठबंधन के प्रत्याशी जो प्रशांत सिंह हैं, वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और हमारे गठबंधन के एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर लग के अपना बूथ जीतेंगे। और जिस दिन हम अपना बूथ जीत लेंगे, कोई सूरमा क्या टिक पाएगा क्या? तो निश्चित रूप से हम अतरौलिया जीत रहे हैं। अतरौलिया ही नहीं, आजमगढ़ में हम 10 विधानसभा में 10 जीत रहे हैं। ये जनता विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, बूथ कमेटी बैठक की गई थी, क्या दिशा निर्देश दिए गए इसके बारे में? अभी सबसे पहले तो इनको बूथ जीतने का जो भी दिशा निर्देश है, जो ऊपर से आदेश निर्देश आया हुआ है, कैसे हम लोग मिल करके एक कम्युनिकेट करके भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल के जितने भी पदाधिकारी कार्यकर्ता थे उनकी बैठक बुलाई गई थी। उनके अंदर सामंजस्य बिठाया गया कि हम सभी मिल करके एक दूसरे के लिए काम करेंगे, एनडीए की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे, एक बार पुनः योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता आए थे सभी ने हाथ उठा करके हमारे साथ कसम खाया है कि हम प्रशांत सिंह को जिताने के लिए नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। प्रशांत सिंह तो केवल हमारी एक सीढ़ी हैं, यहाँ बैठा हर एक शख्स प्रशांत सिंह बन करके काम करेगा, प्रशांत सिंह बन करके गांव-गांव जा करके वोट मांगेगा। और जो 70 साल में नहीं हुआ है वो अगले 5 साल में एनडीए की सरकार में रह करके यहाँ का हमारा विधायक करके दिखाएगा। और वो संकल्प के साथ यहाँ से लोग आज निकल रहे हैं। गाँव में जा करके अब वोट मांगेंगे, बूथ पे वोट मांगेंगे, गाँव गली नुक्कड़ चौराहे पे हर जगह जा कर के वोट मांगेंगे, अपने लिए वोट मांगेंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए वोट मांगेंगे और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वोट मांगेंगे, गुंडा राज खत्म करने के लिए वोट मांगेंगे, प्रशांत जी के लिए वोट मांगेंगे, एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट। पार्टी को सीट मिला है तो क्या जो परिवर्तन हो गया? परिवर्तन होना एकदम निश्चित है, इसे कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि अब तक का इतिहास रहा है कि निषाद पार्टी जब जब खड़ी हुई है तब तब इतिहास रची है। निषाद पार्टी 2019 में मोदी जी के साथ में आ गई, महागठबंधन था, हाथी लाठी 786 का ख़त्म हो गया, धराशायी हो गया। एक बार फिर से 2022 में हम एनडीए के साथ खड़े हैं और इस बार भी अब तो अलग अलग हो गए, जब एक साथ थे तब नहीं जीत पाए, तब हाथी लाठी 786 एक साथ थे, नहीं जीत पाए। आज के समय में तो हाथी अलग है, लाठी अलग है, 786 के लिए तमाम
लोग लगे हुए हैं। तो अब तो वैसे ही वो बच्चे नज़र आ रहे हैं। अब कहीं उनको कहीं लड़ाई में है ही नहीं। इस समय केवल एक तरफा जीत होने जा रही है और उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत से फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अतरौलिया से निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अपना दल का संयुक्त प्रत्याशी प्रशांत सिंह जी फिर से प्रचंड जीत के साथ, एक ऐतिहासिक जीत के साथ जा रहे हैं विधानसभा में। ये पूरा का पूरा यहाँ बैठा हुआ हर शख्स, हर कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि अब प्रशांत सिंह हम खुद हैं, हम जा कर के वोट मांगेंगे और एक एक वोट डलवा करके एक प्रचंड जीत हासिल करके। आपको अम्बेडकर नगर जिले से दिखा रहे हैं, जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र आलापुर के विकास खंड जहांगीरगंज के ग्राम सभा बिजली तिहाईतपुर में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व सांसद एवं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त का जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद ग्राम सभा अलौपुर में निर्भय सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने संपर्क किया एवं सहयोग समर्थन की अपील की। तत्पश्चात पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त विकास खंड रामनगर के ग्राम सभा परसौली में रामाश्रय यादव की पुत्री के शादी समारोह एवं ग्राम सभा बुकिया निवासी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद सिंह के भतीजे के तिलकोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। तदुपरांत डॉक्टर विपुल कुमार यादव के नवज्योति आई हॉस्पिटल बघेला बिलरियागंज आजमगढ़ के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए तथा महाराजगंज में युवा नेता रमाकांत यादव पुत्र गया यादव के आवास पर कार्यकर्ता साथियों से भी मुलाकात की। और आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहाँ पर बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एसोसिएशन के तत्वाधान में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रसिद्ध समाजसेवी एवं साहित्यकार सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन सेवानिवृत्ति के अवसर पर शहर के हरबंसपुर स्थित एक गेस्ट हाउस में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें साथी बैंक कर्मियों ने कोविड-19 का पालन करते हुए उन्हें विदाई दी व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें, कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कुंदन को सम्मानित भी किया एवं सम्मान पत्र भी दिया। सामाजिक संस्था संस्कृति सेवा विकास बैंक की तरफ से श्री कुंदन को सम्मानित करते हुए प्रख्यात साहित्यकार प्रभुनाथ सिंह बैंक ने कहा कि सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन बहुमुखी प्रतिभा के रचना एवं लोक मंगल अभिज्ञा के समर्थ व्यक्तित्व हैं। उन्होंने बैंक सेवा काल में जहां एक और अपने दायित्वों का निर्वहन करके अपनी लोक विरामम पहचान बनाई है, वहीं दूसरी तरफ साहित्य, धर्मार्थ, संस्कृति, सामाजिक मूल्य स्थापना तथा राष्ट्र रचना के क्षेत्र में प्रेरक की भूमिका का भी निर्वाह किया है। वहीं जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जयप्रकाश पांडे ने कहा कि श्री कुंदन ने बैंक सेवा को माध्यम बनाकर कर्मचारी हितों के लिए समय समय पर बैंक आंदोलनों का कुशल नेतृत्व करते हुए महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी दिलाई हैं। उन्होंने श्री कुंदन के द्वारा किए गए बैंकों के विकास कार्यों की बहुत सराहना की एवं अमूल्य योगदान की भी सराहना की। समारोह को आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे, रामफेर चौहान, विष्णु गुप्ता, अमीर अहमद, मोहम्मद आरिफ, संदीप कुमार सिंह, सुभाष श्रीवास्तव, चंदन सिंह, अमृतेश एवं राघवेंद्र राम सहित अन्य बैंक कर्मी, सामाजिक संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। वृत्ति के पश्चात बड़ौदा यूपी बैंक अधिकारी एसोसिएशन के तत्वावधान में जो यह सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें बैंक कर्मचारियों के साथ साथ यहाँ के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जो मुझे सम्मान दिया है, उसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी सेवा समाज की सेवा है, वह चाहे कर्मचारी के माध्यम से हो या समाज के तमाम दबे कुचले लोगों के माध्यम से हो। और हमने जो है बैंक सेवा के साथ साथ इसको आधार बनाया समाज सेवा को, और समाज सेवा की ही देन है कि हमें जो इतना समर्थन और प्यार प्राप्त हुआ है। ये इसके लिए मैं सबसे पहले बैंक कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि बैंक कर्मचारियों द्वारा हमें इन सब कार्यों के लिए भरपूर सहयोग प्राप्त होता था, हमारे हौसला को बुलंद किया जाता रहा है। और इस अवसर पर हम बैंक से सेवानिवृत्त भले हुए हैं, लेकिन समाज से सेवानिवृत्त नहीं हैं और कर्मचारियों से सेवानिवृत्त हैं। तो बैंक यूनियन और सामाजिक संगठनों के माध्यम से मैं और भी ज़्यादा कार्य करता रहूँगा। जो वर्तमान परिवेश बैंकिंग का चल रहा है वह और भी ज़्यादा जटिल हो गया है,
क्योंकि एक तरफ तो सरकार जो है बैंकों पर कार्य का बोझ बढ़ाती जा रही है और दूसरे तरफ बैंक से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद करती है और बैंकों को निजीकरण के क्षेत्र में ले जाना चाहती है। इस निजीकरण से बैंक कर्मचारी ही नहीं बल्कि जनता को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब इस देश में साहूकारी प्रथा थी तो यहाँ की जनता जो है कोई भी बैंकिंग सेवा नहीं ले पाती थी, जमा पर ब्याज नहीं प्राप्त होता था, उनको ऋण के लिए अपनी कोई न कोई जमीन या प्रॉपर्टी गिरवी पर रखनी होती थी। जबकि जो सरकारी बैंक हुए हैं उनके माध्यम से लोगों का जीवन स्तर उठा है, लोग बिना किसी सिक्योरिटी के और कम ब्याज पर ऋण प्राप्त करके अपना जीवन स्तर उठाए हैं। तो मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि सरकार के निजीकरण के नीति का विरोध करें और सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि अगर जनता को कायदे से बैंकिंग सेवा देना है, आर्थिक उन्नयन करना है, तो बैंकों में जो खामियां हैं उनको दूर करें, न कि बैंकों का निजीकरण करें। और इसी माध्यम से हम सारे लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोग जनता जनार्दन की सेवा करें, क्योंकि जनता जनार्दन की सेवा ही भगवान की सेवा है। और एक खबर लखनऊ से है, जहां बसपा के कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व प्रदेश प्रभारी तारकेश्वर उपाध्याय ने भाजपा की सदस्यता सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ग्रहण की है। आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय लखनऊ में बसपा के कद्दावर नेता व पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व प्रदेश प्रभारी तारकेश्वर उपाध्याय और टुनटुन उपाध्याय ने सैकड़ों समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल और आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के सानिध्य में भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया। खबर लखनऊ से है, जहां आज भाजपा मुख्यालय लखनऊ में बसपा के कद्दावर नेता पूर्व राज्य मंत्री एवं पूर्व प्रदेश प्रभारी तारकेश्वर उपाध्याय और टुनटुन जी उपाध्याय के ने सैकड़ों समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री माननीय सुनील बंसल जी और आदरणीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के सानिध्य में भाजपा की सदस्यता ग्रहण किया है। आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, आखिर मुख्य वजह क्या है? मैं भारतीय जनता पार्टी इसलिए ज्वाइन किया हूँ कि अभी तक हम लोग इधर उधर भटकते रहे, ईसाहीनता की तरफ थे, और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करके अपने बहुत महसूस कर रहा हूँ, अच्छा नेतृत्व महसूस हो रहा है और मैं अपने मूल परिवार। आखिर मूल वजह क्या है, इसके क्या कारण है? अभी तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश में आदरणीय योगी जी और संगठन में आदरणीय प्रधान जी और आदरणीय वाजपेयी जी के मुझे अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए किस तरह मदद करेंगे? अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और जमीन पर हैसियत का पता लगेगा पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके जीवन पर्यंत मजबूती के साथ रहूंगा। अपना पूरा परिचय एक बार बताइए। मेरा नाम तारकेश्वर उपाध्याय है। और एक खबर वाराणसी से है, जहां भारतीय जन कल्याण पार्टी की बैठक सनबीम वरुणा वाराणसी में संजय गुप्ता के प्रस्थान पर संपन्न हुई। इस पार्टी को बनारस में विस्तार देने पर चर्चा हुई। जल्दी बनारस में भी प्रत्याशी लड़ाने का निर्णय लिया जाएगा। मीटिंग में मुख्य रूप से विनोद गुप्ता, मनोज गुप्ता, अरुण गुप्ता, सुरेश कुमार गुप्ता, दिनेश कुमार, जयकृष्ण गुप्ता, आकाश जायसवाल, शेखर जायसवाल, सुजीत प्रजापति, सुधीर गुप्ता, मंगेश जायसवाल, संजय गुप्ता, अखिलेश गुप्ता, रोहित गुप्ता, मंगल कुमार गुप्ता, आशीष गुप्ता तथा अन्य सैकड़ों बंधु उपस्थित रहे। भारतीय जन कल्याण पार्टी की बैठक सनबीम वरुणा वाराणसी के पास संजय गुप्ता के प्रतिष्ठान पर संपन्न हुई है। इसमें पार्टी को बनारस में विस्तार देने पर चर्चा हुई। जल्द ही बनारस से भी प्रत्याशी लाने का निर्णय कर लिया जाएगा। 4 बार योगी जी ने आजमगढ़ में आने का प्रयास किया, ऑर्डर से लौट गए, ऑर्डर से उन्हें वापस कर दिया गया। 2002 में 4 बार आजमगढ़ में आने का आप लोग सुने होंगे, पेपर मीडिया के माध्यम से पत्थरबाजी तमाम तरह की बातें हुई, तो नाम आया। योगी उस समय जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री अध्यक्ष जी हिंदू वाहिनी थे, हुआ करते थे।
श्री रामविलास साहू। उस समय नहीं, आप पूरी बात बताइए। वापस जब तक ये गए तो मैं नहीं था कुछ। आजमगढ़ के साहित्यिक और सांस्कृतिक धरती के मूल रूप से ग्राम धरनीपुर तहसील में नगर निवासी विनोद स्वप्निल पुत्र मिठाई लाल मौर्य फिल्म इंडस्ट्री के प्रसिद्ध गीतकार ने दुखी मन से कहा कि समूचे ब्रह्मांड को अपने अद्वितीय स्वर से गुंजायमान करने वाली लता दीदी का जाना हम सब के लिए एक कभी न भरने वाली क्षति है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे द्वारा रचित गीत को लता दीदी के मखमली शब्दों में ढलने का अवसर प्राप्त हुआ। मौका था मशहूर अभिनेता व सांसद रवि किशन एवं स्वीटी छाबड़ा अभिनीत भोजपुरी फिल्म दूल्हा ऐसन चाही का, जिसमें गीतकार के तौर पर मैं काम कर रहा था। उसी समय हमारे परम मित्र अरविंद चित्रांश, जिन्होंने आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम जैसा बृहद आयोजन किया गया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि भोजपुरी की लगातार गिरती गरिमा बड़ी चिंता का विषय है। पहले लता मंगेशकर जैसी महान गायिका भी भोजपुरी संगीत का हिस्सा होती थी, पर आज लोग भोजपुरी के नाम पर सिर्फ अश्लीलता ही समझते हैं। मैंने यह बात फिल्म के संगीतकार और निर्देशक से की। यदि दीदी अपनी आवाज़ दे दें तो भोजपुरी संगीत के लिए अविस्मरणीय हो जाएगा, पर समस्या ये थी कि दीदी ने गाना बंद कर दिया था। इस विचार को हमारी पूरी टीम ने दीदी के समक्ष रखकर उनसे विनती की तो वे तुरंत तैयार हो गए और एक कालजयी क्षण हमारे जीवन में शाश्वत उपलब्ध हो गया। इन्होंने कहा कि हम दीदी को बारंबार नमन करते हैं। पर चर्चा की अपने प्रोड्यूसर से, अपने संगीतकार से और भी सारे लोगों से कि क्यों ना लता दीदी को पुनः एक बार रिक्वेस्ट करके, विनती करके उनको इसमें एक गीत के लिए मनाया जाए। हालांकि तब तक दीदी छोड़ चुकी थी गाना, वो भोजपुरी तो क्या हिंदी मूवीज़ के लिए भी गाना उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी हम सब ने एक उनसे निवेदन किया कि दीदी आपका अगर एक सहयोग मिल जाएगा तो हम लोग भोजपुरी साहित्य के लिए, भोजपुरी संगीत के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। ये आपका आशीर्वाद अगर हमें मिल जाए। तो दीदी फिर राज़ी हो गई, एग्री हो गई। और दीदी तो बहुत ही सुकोमल और सुहृदय थी। उन्होंने तुरंत इस बात को स्वीकार किया और हम सबको स्नेह के रूप में स्वरलता स्टूडियो में अपना समय दिया, अपना अवसर दिया। आज हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे यादगार लम्हा है ये, जब दीदी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और दीदी ने एक शर्त रखी थी कि मैं सिर्फ अगर पहले जो भी गाने के बोल हैं मैं उन्हें देखूंगी, उसे समझूंगी। अगर वो साहित्यिक है और वाकई गाने योग्य है तो ही गाऊंगी। तो उस कसौटी पर हम लोग खरे उतरे और फिर दीदी ने अपना आशीर्वाद हमें प्रदान किया। आज दीदी हमारे बीच नहीं हैं और उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि हम सब की तरफ से।